मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध के पश्चात अफगानिस्तान में पहले तो धार्मिक और सांस्कृतिक संक्रमण का युग आया। विज्ञान सम्मत वैदिक धर्म को विकृत करता हुआ ब्राह्मण मत अपना सिर उठाने लगा। नवनिर्मित देवी देवताओं का प्रतिमा पूजन होने लगा। साथ ही साथ बौद्ध मत भी अपना वर्चस्व बनाता जा रहा था। ब्राह्मण मंदिरों की प्रतिस्पर्धा स्वरूप तेजी से बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो रहा था। ब्राह्मण मत की तुलना में बौद्ध के अनात्म दर्शन का आकर्षण जबरदस्त था। दूसरे जनपदों में विभक्त और क्षीण राजनीतिक शक्ति के कारण अफगानिस्तान पर ईरानियों की तिरछी नजर थी। ईसा की 5 शताब्दी पूर्व ईरानी हखामनी या अचमेनिद सम्राट साइरस ने आक्रमण करके अफगानिस्तान के पश्चिमी विस्तृत राज्य पर आधिपत्य कर लिया। ब्राह्मण और बौद्ध मतों के साथ साथ जरथुस्री या पारसी मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली। सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ राजदरबारी भाषा दारी का प्रचलन हुआ। ईरानियों की गुलामी में अभी 3 शताब्दी भी नहीं बीत पाई थी कि पश्चिम से मकदूनियन सिकंदर महान की सेना आंधी की तरह चली आ रही थी। सन 330 ईसा पूर्व के अंतिम महीने दिसंबर की कड़कती हुई ठंड में सिकंदर ने अफगानिस्तान पर दुर्धर्ष आक्रमण कर दिया। आक्रमण को रोकने के लिए जनपदों ने आपस में मिलकर संघ बना लिए थे। इस कारण विजय इतनी आसान नहीं रही। सिकंदर को कदम कदम पर जबरदस्त मुकाबलों का सामना करना पड़ा। मलकंद के युद्ध में उसके पैर में जहर बुझा तीर लगा तथा मस्सागा दुर्ग पर खूनी लड़ाई में उसका टखना गंभीर रूप से घायल हो गया। दुश्मनों से बुरी तरह घिरे होने के कारण कई महीनों तक कान दबाए पड़े रहना पड़ा। इतना संघर्ष उसे किसी और देश को जीतने में नहीं करना पड़ा था। प्रतिशोध की आग में जलकर उसने बस्तियों को जलाने और नरसंहार करने तक का आदेश दिया। उसके अंधाधुंध अत्याचारों का दुष्परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों के जाट पलायन करके ईरान और उससे परे अरब तक चले गए। उत्तरी सीमांत पर बसे जाट उजड़कर यूरोपीय देशों में पहुंच गए, जहां वे आज तक खाना बदोश जीवन जी रहे हैं और जिप्सी कहलाते हैं। पूर्वी सीमांत पर आबाद जाट परिवार खैबर दर्रे से निकलकर सिंधु नदी और उसके पार दूर तक भारत में फैल गए। सिकंदर की क्षति से लोग बाग अभी उभरे भी नहीं थे कि उसके शासक हुए कमांडर सेल्यूकस निकेटर ने हमला करके अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर सेल्यूसिड साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य से शिकस्त खाने के बाद समझौते के रूप में उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके दहेज में कुछ अफगानिस्तानी भूभाग दिए। शेष बृहद भाग पर अपना प्रतिनिधि गवर्नर आसीन करके चला गया। पश्चिमी एशिया में सेल्यूसिड साम्राज्य के क्षीण होते ही उस गवर्नर ने स्वमेव को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उनके राज्य को ग्रीको बाख्तर कहा गया है। इस दौरान स्थानीय संस्कृति में यूनानी संस्कृति का मिश्रण हुआ तथा लोगों की धार्मिक आस्थाओं में भी परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए अहोई नामक पुत्र संरक्षिका और आयु वर्धिका एक यूनानी देवी थी। अपने पुत्रों की स्वस्थ दीर्घ आयु की कामना से यूनानी माताएं उपवास कर
उसकी अर्चना किया करती थीं। आहिस्ता आहिस्ता यह देवी स्थानीय महिलाओं की श्रद्धा आस्थाओं में इस प्रकार समाहित हो गई कि आज तक अहोई को पूजने की परंपरा है। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में ग्रीको बाख्तर का पश्चिमी क्षेत्र शक स्किथियनों ने तथा केंद्रीय क्षेत्र ऋषिक वंशी जुटियों ने कब्जा लिया। जुटियों को चीनी ग्रंथों में यूची लिखा गया है। जुटी संघ के 5 वंशों में कुषाण वंशी शासक हुए। कनिष्क उनमें महान प्रतापी सम्राट था। शक और जुटीगण प्राचीन मध्य एशियाई आर्यों की संतानें थीं। जाटों ने उनमें गुण कर्म स्वभाव की साम्यता देखकर उन्हें आत्मसात कर लिया, इसीलिए वे पृथक जातीय स्वरूप में कहीं नहीं मिलती हैं। जो जाटों में समाहित न हो सके, उन्हें ब्राह्मणों ने बौद्ध मत को दुर्बल करने के लिए राजपूत संघ में शामिल कर लिया। शक और जुटियों के सहयोग से भी जाटों का प्रसार भारत के अंदरूनी भागों में हुआ तथा वह स्थायी संपत्ति से संपन्न भी हुए। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तरी मध्य एशियाई हेप्तल या श्वेत हूण बड़ी आक्रामकता के साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर आ काबिज हुए। उनकी सेना में मध्य एशियाई गुर्जरों की भी टुकड़ियां थीं। शैव मता अनुयायी होने से हूणों ने बौद्ध मत को तहस नहस करने में कसर नहीं छोड़ी। जो बौद्ध मतावलंबी जाट उनसे टकराकर परास्त हुए, उन्हें अपने निवास स्थान छोड़कर भागना पड़ा। प्रायः ईसा सन के बाद के शिलालेखों में जाट को जर्त या जर्ट लिखा गया है, अर्थात ऋग्वैदिक जरित उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल में जर्तिक उच्चारे गए तथा 5वीं-6वीं शताब्दी तक जर्त या जर्ट कहे गए। कालांतर में स्थान भेदी उच्चारणों से जर्ट ही जट, जट्ट और जाट 3 ध्वनि रूपों में रूपांतरित हो गया है। हूण राज तोरमान तो अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर तक महदूद रहा, परंतु उसके पुत्र मिहिर कुल ने भारत के मध्य तक विजय यात्राएं की। उसने स्वामी भक्त गुर्जरों को पारितोषिक स्वरूप भूमियां और प्रशासनिक अधिकार देकर अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक आबाद किया। मिहिर कुल जरटों या जाटों का कट्टर शत्रु था और उन्हें मुकाबला करने का सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए पंजाब के एक क्षेत्रीय जाट राजा यशोधर्मन के नेतृत्व में खाप जाट सैनिकों ने प्राण प्रण से संकल्पित होकर मिहिर कुल को मुंह की खिलाई और इस तरह दौड़ाया कि भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। तभी तो चंद्र व्याकरण में लिखा गया, अजय जर्टो हूणान, अर्थात अजयी जाटों ने हूणों को परास्त किया। 7वीं शताब्दी में नवोदय मजहब इस्लाम के विस्तारण के जोश में चूर अरबों ने इलाका दर इलाका अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस्लाम के फलसफे और मजहबी संरचना में न तो भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में समाहित होने की गुंजाइश थी और न ही किसी तरह के समन्वयन की। गैर इस्लामिकों का काफिर यानी नास्तिक और शैतान समझना, उन्हें लूटना, जान से मार देना, उनकी स्त्रियों को उठाकर दासियां बनाना, उनके साथ भोग करना एवं मन भरने पर बाजार में वस्तु की भांत बेच देना या नीलाम कर देना उनका अकीदा और विश्वास था तथा माले गनीमत की परिभाषा में ये जायज था। अफगानिस्तान में अरबों को चुनौती देने वाली जाटों के साथ यही हश्र हुआ। जो जाट दबाव में आकर
अथवा स्वेच्छा से इस्लाम में आ गए यानी मुसलमान बन गए, उन्हें छोड़कर अन्य जाटों को अफगानिस्तान की भूमि से पलायन करना पड़ा। इस संबंध में पी बियरमैन, टी वीएन विक्स, सी ई बोसबर्थ, ई बैन डोनजेल और डब्ल्यू पी हेनरिक्स द्वारा संपादित अल जत नामक इस्लामी शब्दकोश के दूसरे संस्करण के हवाले से एवी ट्रेनिस क्यूरा पर लिखते हैं कि द नॉर्थवेस्टर्न इंडियन जाट्स were migrated to the region of the Persian Gulf and the interiors of India in the first century of Islam। अर्थात उत्तर पश्चिमी भारतीय यानी अफगानी जाटों का इस्लाम की पहली शताब्दी में फारस की खाड़ी के क्षेत्रों और भारत के दूर अंदरूनी भागों में प्रव्रजन हुआ। इस्लाम के आगमन के बाद से अफगानिस्तान कभी शांत नहीं रहा। विशेषकर हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के लिए चंगेज खान के नेतृत्व में बर्बर मंगोलों ने पददलित किया और लूटते, पाटते, मारते, काटते मध्य एशिया की तरफ निकल गए। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय उन्हीं की देन है। पूर्वी अफगानिस्तान पर जो हिंदू शाही शासन बचा रह गया था, उसे तुर्क सुल्तान सुबक्तगीन और उसके बेटे महमूद ने उखाड़ फेंका। महमूद ने तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, हिंदुओं का संहार किया, जो भी हाथ लगा लूटा और पूजा स्थलों को ढहाता चला गया। गुरिल्ला प्रहार करके जाट हर बार उसकी लूट का सामान छीनते रहे। जाटों से तंग आकर 17वीं बार वह केवल जाटों को सबक सिखाने की गरज से आया, परंतु झेलम के तट से घायल होकर भागा और गजनी पहुंचकर प्राणांत हो गया। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल विजेता तैमूर लंग ने अफगानिस्तान में तैमूरिद राज्य कायम किया। वह भारत को लूटने आया और हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा। ईरानी नादिर अली शाह उससे कम लुटेरा नहीं था। उसने आम हिंदुओं के साथ साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भी लूट लिया तथा हीरे जवाहरात जड़े तख्ते ताउस और बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ले गया। नादिर अली शाह की मृत्यु के उपरांत उसके खासम खास सिपह सालार अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में दुर्रानी राज स्थापित करके राष्ट्र का वास्तविक एकीकरण किया। अफगान जाति के वर्चस्व के कारण उसने ही देश का नाम अफगानिस्तान रखा, यानी अफगानों की भूमि। अफगान पश्तूनों की ही एक शाखा है, अर्थात जाटों के ही वंशज हैं। कोहनूर हीरे के हस्तांतरण की कहानी भी दिलचस्प है। वह नादिर अली शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास आया तथा उसके एक बाशिंदे शाह सुजा ईरानी से जाट राजा रणजीत सिंह ने छीन लिया। रणजीत सिंह के बाद उसके नाबालिग बेटे दिलीप सिंह को बहकाकर अंग्रेजों ने उसे महारानी विक्टोरिया को भेंट करा दिया। अपने मुकुट में जड़वाने के लिए उन्होंने उसे बीच से कटवाकर 400 ग्राम का एक टुकड़ा मुकुट में जड़वा लिया तथा 400 ग्राम का दूसरा टुकड़ा शाही खजाने में रखवा दिया। पुनः विषय पर आते हुए अवगत कराना है कि अफगानिस्तान की पूर्वी सीमा पर जिन जाटों का आवास है, उन्होंने अफगानियों से लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। राजा रणजीत सिंह के जाट सेनापति हरि सिंह नलवा ने अफगानों पठानों को कई बार परास्त किया। नलवा के नाम तक से उनकी रूह कांपती थी। भय ऐसा व्याप्त था कि माताएं अपने बालकों को सुलाने के लिए लोरी की जगह उनके नाम से डराया करती थी कि सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा।
यूं अफगानिस्तान से जाटों के भारत में आते जाने का प्रतिक्रम दीर्घकालीन होने के साथ साथ जटिल भी रहा है, क्योंकि माता सदृश माने जाने वाली भूमि को छोड़कर चल देना आसान नहीं होता है। सर्वज्ञात है कि अफगानिस्तान की अधिकांश भूमि पथरीली, पठारी, मरुस्थली, अर्ध मरुस्थली, बीहड़ी और पहाड़ी होने से पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, जबकि कृषि प्रधान जाट समुदाय के मन में सदैव उर्वरा, सिंचित और अधिक भूमि पर खेती करने की चाह जन्मजात है। इसी चाह को पूरा करने की नीयत से वे पूरब में बिहार और छत्तीसगढ़ तक एवं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अमेरिका और कनाडा तक फैल गए। कहना ये है कि अपने आवर्जन के आरंभिक काल से ही वे भारत की सस्य श्यामला भूमि पर आते गए हैं। ईसा संवत के पश्चात जब अफगानिस्तान में विदेशी आक्रांताओं की झड़ी लगी, तब तक वहां वे अल्पसंख्यक हो चुके थे। बर्बर विदेशी आक्रमणों से जीवन की जरूरी शांति और निश्चिंतता भग्न होती गई। राजनीतिक अस्थिरता और यदा कदा अराजकता ने जनजीवन को परेशान किए रखा। ऐसे में जाटों ने हर मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला किया और बड़ी संख्या में मातृभूमि की रक्षा में काम आ गए। वर्तमान में स्थिति ये है कि अफगानिस्तान में जाट आबादी आंधी के दियों की भांति कहीं कहीं बची है। वह भी इस्लाम की गर्त में समाकर अपने गौरवान्वित अतीत को भूल चुकी है। फिर भी जट और जाट नाम के कई समुदाय अफगानिस्तान में मौजूद हैं, किंतु वे वास्तव में जाट नहीं हैं। वे कौन हैं, उनकी असलियत अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जिन सुधी जनों को इस विषय में रुचि और जिज्ञासा हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।